हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉगरिथम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम लोग को चीज़ें पढ़नी है, हमें पढ़नी है कि किसी भी लॉगरिथमिक टर्म्स का साइन कैसे डिफाइन होता है। कि कोई चीज़ लॉग में लिखी गई है तो वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो logarithmic term will be positive if base and argument lies on same side of unity। जैसे अगर हम log a to the base b की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका साइन जानना चाहते हैं। तो अगर जो हमारा बेस है और आर्गुमेंट है, दोनों अगर यूनिटी के सेम साइड पे हैं, या तो यूनिटी के आगे हैं, वन के आगे हैं, या वन के पीछे दोनों हैं, तब हमारा लॉग में जो लिखा हुआ टर्म होगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज निगेटिव। अदरवाइज इन द सेंस कि अगर एक इधर हो जाए, वन के एक आगे एक पीछे हो जाए, तो उस केस में लॉग क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे log 5 बेस 3, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगा। log 7 1.5, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब आ जाओ log 7 3/5, 3/5 क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, ln3 का मतलब हो गया log टू द बेस e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है, जिसका मतलब बेस भी आपका 1 से बड़ा हो गया और आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जैसे यहाँ पे e/पाई बेस 3, अब देखो e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, पाई 3.14 समथिंग होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, जब इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो ये हमेशा 1 से छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो 1 से बड़ा है लेकिन ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये निगेटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे? तो इसका मतलब है कि अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़ा है तो लॉग का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं। जैसे log a टू द बेस b की वैल्यू मान लिया हमने t आई, ठीक है। अब ये t पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि क्या होगा, ये बात करते हैं। जैसे मान लिया ये एक्सिस a को रिप्रेजेंट करती है, आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मैंने इस पे क्या ले लिया, ये 0, ये 1, ये b बेस लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे अब यहाँ 3 डिवीजन बनाना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ठीक। तो इसके आगे आगे क्या होगा, ये 1 के आगे b भी है और 1 के आगे a भी है, ठीक है। और क्या होगा, a बड़ा होगा b से, a b से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस वाले में क्या आएगा, t ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन t की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। जब हम यहां बात करते हैं तो यहां क्या होगा, इसके बीच में ये दोनों 1 के आगे ही हैं, b भी आगे, a भी आगे है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव भी आएगी। लेकिन t की जो वैल्यू आएगी, यहां क्या होगा, b की वैल्यू, a की वैल्यू जो होगी b से छोटी हो गई है। यहां पे क्या होगा, t lies between 0 and 1, ठीक है। और यहां क्या होगा, अगर अब यहां पे एक वैल्यू इधर जा रही है, एक वैल्यू इधर आ रही है, क्योंकि b तो आगे है, a पीछे जा रहा है, तो एक 1 के आगे जा रहा है, एक 1 के पीछे आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, वैल्यू तो निगेटिव आएगी और t की वैल्यू जो होगी वो आपकी लेस देन 1 आएगी।
लेस देन 0, t की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं log 5 टू द बेस 3। अब देखो ये a बड़ा है b छोटा है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। और अगर हमने लिखा log 5 बेस 7, बेस बड़ा कर दिया, आर्गुमेंट छोटा कर दिया, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि जब हमारा 1 के आगे मतलब 0 1 b इस तरह डिफाइन किया। अब मान लिया हमने b जो बेस लिया वो 1 से छोटा ले लिया, यहां बेस को 1 से बड़ा लिया था। अब मान लिया कि बेस जो है हमारा 0 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। अब चलो यहां भी 3 केस बने हमारे पास, ठीक है। अब यहां देखो इधर क्या होगा, a तो आगे है लेकिन b पीछे है, तो इस केस में क्या होगा, ये निगेटिव होगा और यहां पे t लेस देन 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि a बड़ा है b छोटा है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए यहाँ पे t लेस देन 0 होगा। अब बात करते हैं यहाँ की b और 1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, a तो बड़ा होगा b छोटा होगा, दोनों क्या होगा, दोनों 1 के पीछे है, तो यहाँ तो ये पॉजिटिव आएगा, जो लॉग की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन t कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब बात यहां करते हैं कि मान लिया कि अब a जो है b के पहले आ जाए, 0 और b के बीच में आ जाए। अब यहां भी वैल्यू क्या है कि 1 के दोनों एक ही साइड है, ये लॉग की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन t क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे log 7 टू द बेस 1/3, अब इसकी वैल्यू बताओ, 7 तो 1 के आगे है लेकिन 1/3 1 के पीछे है, इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, समझ में आया। जैसे log 1/7 टू द बेस 1/3, अब इसकी वैल्यू देखी जाए, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, 1 के दोनों सेम साइड हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉग की वैल्यूज पता करते हैं कि वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, और a से बड़ी 1 से बड़ी होगी या 0 1 के बीच में होगी या 0 से छोटी होगी। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक जो होता है किसी भी लॉगरिथमिक टर्म का, वो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, और मेंटिसा क्या होता है, वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब जैसे t को हमने log a टू द बेस b, ये t है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट, अगर हम बड़े ब्रैकेट में t को लिखते हैं, इसका मतलब t का इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल वैल्यू, इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। और अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में t लिखा हुआ, इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये मेंटिसा। तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा लेकिन इंटीजर ही होगा। और मेंटिसा क्या होगा, विल नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा और हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे किसी भी नंबर x को, इंटीजर x को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट
प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या होता है? ये इंटीग्रल पार्ट है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है। जैसे बात करें कि 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 7 का इंटीग्रल पार्ट भी 7 होगा, और 7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। ऐसे ही -9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -9 होगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लिया कि 3.7 का इंटीग्रल पार्ट, 3.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। क्यों? क्योंकि 3.7 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3 प्लस 0.7। ये क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसका मतलब किसी भी नंबर को हम उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए? फिर अब जैसे मान लिया 4.9 हो गया, 4.9 का इंटीग्रल पार्ट 4 हो जाएगा, 4.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये तो गई पॉजिटिव नंबर्स की। अब जैसे एक निगेटिव नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया -6.7। अब देखो, जब निगेटिव नंबर में आ जाता है तो हम इसको ये नहीं लिख सकते -6 प्लस 0.7। समझ रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसको -6 -0.7 लिखना पड़ेगा ना। और हमने बताया कि मेंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमने क्या किया? इसको -7 कर दिया और 1 ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा? 0.3। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि -6.7 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, और -6.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.3। ये याद रखेंगे, नेगेटिव नंबर्स का जब भी इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो इंटीजर हमेशा उससे मैग्नीट्यूड में बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें छोटा हो जाएगा। तो -6.7 का इंटीग्रल पार्ट -7 होगा, और -6.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक। इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को हम उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं और थियरीज पढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए -11.8 का हमें इंटीग्रल पार्ट निकालना हो तो क्या होगा? इससे एक बढ़ा दीजिए, -12 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? अब 0.8 नहीं लिखेंगे, 1 में से 0.8 को माइनस कर दिया, क्या गया? 0. ठीक है। अब देखो, अब तो ये जैसे हमने इंटीजर्स की बात कर ली, अगर मान लीजिए हमारे पास लॉगरिथमिक टर्म दिया हो, जैसे log 4 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 इधर आ गया, log 2 base 2 1 हो गया। अब अगर हम इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना हो तो क्या है? इंटीजर ही है, इसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल कुछ है नहीं, इसलिए इसका डेसिमल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। अब आ जाओ, जैसे यहां पे log 200 to the base 10 है, तो
10 स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस, जैसे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस log 10 टू द बेस 2। अब log 2 की वैल्यू हम लोग को पता है 0.3010 होती है, ये बेसिकली क्या आ गया 2.3010। और हमने ये भी बताया था कि जब log में a छोटा होता है b बड़ा होता है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0.3010 के बीच में लाई करेगी, समझ गए। अब जैसे ये आ गया, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि इसको आप 2 प्लस 3.3010 लिख सकते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.3010। समझ आ गया, ठीक, नोट कीजिए। एक बहुत मजेदार चीज आपको बता रहा हूं, जैसे log 3 to the power 4 base 3 and log 3 to the power 5 base 3, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। ये लिखा क्या गया है, मतलब 3 की पावर 4 मतलब ये 3 या 9, 3 या 81, और ये क्या लिखा गया 3 की पावर 5 मतलब 243, 81 और 243। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछता कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर इन बिटवीन 81 एंड 243, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 81 एंड 243 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं। अब देखो, जैसे 3 टू द पावर 4 मतलब 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 5 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे मान लिया ये हो गया 81 और 243, मान लिया हमने कोई एक बीच का नंबर लिया 120 ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा जो आएगी 4 पॉइंट समथिंग आएगी। जब 81 होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा, जब 243 हो जाएगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा। मतलब 81 से लेके 243 से पहले, 243 नहीं, 243 से पहले जितना भी नंबर लेंगे उसके लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक सबका क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। मींस यहां से इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो गया। अब जैसे हमसे बोलता है कि बताइए कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे इनके बीच में इंटीजर्स होंगे, हाउ मेनी इंटीजर्स आर इन बिटवीन 81 एंड 243, कितने इंटीजर्स होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ इंटीजर्स 243 माइनस 81, हम खाली बिटवीन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 81 एंड 243, 81 और 243 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं ये बात कर रहे हैं। तो 243 माइनस 81 ये कितने हो गए। जैसे अगर हम बात करें कि 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि 4 माइनस 3 कर दिया तो इंटीजर्स आ गया। तो जैसे अगर आपसे पूछें कि 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, आप ये नहीं कह सकते 4 माइनस 3 बराबर 1। 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, इंटीजर की बात कर रहा हूं।
तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही 243 और 81 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 243 माइनस 81 माइनस 1, इतने इंटीजर्स होंगे। जैसे 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, 4 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 0 इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? तो इतने इंटीजर्स होंगे 243 और 81 के बीच में। अगर जनरलाइज हम बात करें, मान लें हमारे पास दो इंटीजर हैं a एंड b, इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन बिटवीन a एंड b क्या हो जाएगा, b माइनस a माइनस 1, इतने इंटीजर्स आएंगे बीच में। ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन हम पूछें, इन 3 to the power 4 and 3 to the power 5 how many integers having characteristic 4, 3 to the power 4 और 3 to the power 5 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा। तो देखो 3 to the power 5 माइनस 3 to the power 4 माइनस 1, इतने इंटीजर हो गए इसके बीच में, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 4 है, इसका मतलब एक नंबर और आ गया इंटीजर, तो ये वैल्यू भी ऐड कर देंगे। तो इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है? तो नोट कीजिए, फिर इसको हम एक जनरलाइज्ड वे में इसका वो फॉर्मूला लिखवा देते हैं। नोट कीजिए। चलिए, अब जो हमने अभी पहले पढ़ा उसी का जनरलाइज्ड फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अल्फा, कैरेक्टरिस्टिक अल्फा दिया है, कह रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं व्हेन बेस ऑफ लॉग इज बीटा, जब लॉग का बेस बीटा है तो नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, बीटा के पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा माइनस 1। देखिए ये तो हो गया दो नंबर्स के बीच के इंटीजर्स सारे, प्लस 1 कर दिया, एक प्रीवियस वाला नंबर भी आ गया ये वाला। ठीक, सॉल्व किया, ये आ गया बीटा टू द पावर अल्फा इनटू बीटा माइनस 1, इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स हमारे पास होंगे। अब इसको क्वेश्चन से देखते हैं, कहता है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक 11 इफ बेस ऑफ लॉग इज 7। देखिए तो ये हो गई अल्फा की वैल्यू, ये हो गई मेरी बीटा की वैल्यू। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या, बीटा के पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, इसका मतलब 7 टू द पावर 11 इंटू 7 माइनस 1, दैट मीन्स 6 इंटू 7 टू द पावर 11, ये आंसर। समझ में आया? तो अगर आपको लॉग का कैरेक्टरिस्टिक और बेस पता है और पूछ रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच है, कितने ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका बेस 7 होगा और कैरेक्टरिस्टिक 11 होगी, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इतना निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं टर्म्स की। एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कहता है, अगर किसी लॉग का बेस 10 है देन टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट, दो नंबर जिसमें डिजिट सेम हो,
इन सेम ऑर्डर और एक ही ऑर्डर में हो विल हैव सेम मैंटिसा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल उनमें कहीं भी लगा हो, ठीक है, सेम नंबर है और सेम ऑर्डर में है, डेसिमल कहीं भी लगा हो, तो अगर लॉग का बेस 10 है तो दोनों का जो मैंटिसा आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। देखिए कैसे, जैसे ये वैल्यू है 125.738, यहाँ पे क्या है 0.000125738। देखिए 12578 यहाँ भी है, 12578 यहाँ भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बस डेसिमल का हेरफेर है। चलिए हमने क्या किया, log x to the base 10, तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएगा और कुछ मैंटिसा आएगा, ठीक है। हम निकाल लेंगे, देखिए अब बिना निकाले ही समझ में आ जाएगा। अब इसको भी log 10 पे अप्लाई कर देते हैं बेस पे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 125.738 इंटू कितना इधर गए 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, log 10 125.738 इंटू log 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा -7, ठीक। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा मैंटिसा वही इसका भी आएगा, सेम चीज लिखा हुआ है, इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, और ये -7, ये तो हमेशा 101 के बीच में लाई करता है, वो -7 है। अब इसने कि ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C -7, मैंटिसा तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो क्या हुआ देखिए, टर्म अलग अलग है, मतलब ऑर्डर सेम है, नंबर सेम लिखा हुआ है, लेकिन डेसिमल इधर उधर है, तो भी हमारा मैंटिसा जो आया वहां से मैंटिसा वहीं आएगा, बस कैरेक्टरिस्टिक का चेंज होगा क्योंकि हमने डेसिमल को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। किसी इंटीजर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे ये कैसे निकालेंगे। इफ अ नेचुरल नंबर हैज ए कैरेक्टरिस्टिक अल्फा, मान लिया कि नेचुरल नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है, और जब उसके लॉग का बेस क्या रखा गया 10, ठीक, देन इट विल हैव अल्फा प्लस 1 डिजिट्स। तब उसमें कितने डिजिट्स होंगे, अल्फा प्लस 1 डिजिट्स होंगे। जैसे अगर हमसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 के पावर 57 गिवन log 10 to the base 2 is equal to 0.3010। ये हमको दिया हुआ, मान लीजिए log 2 नहीं भी दिया होता, हमें जनरल क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स में कितने डिजिट्स होंगे। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते, 2 into 2 into 2 into 2 57 वाले करें फिर मल्टीप्लाई करें, तब तो हम निकालते रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ऊपर की चीज याद रखनी है, कोई भी नेचुरल नंबर इसको करोगे तो भी नेचुरल नंबर ही आएगा ना। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा जब लॉग बेस 10 पे इसको रखेंगे। तो अब देखो कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। हमने क्या किया, इसको log 10 पे बेस 10 पे रख दिया, ये क्या हो जाएगा 57 बाहर आ गया, log 2 बेस 10 57 into 0.3010 मल्टीप्लाई करो, 700 7 1 0 7 0 7 3 21 50 51 50 53 15 0 7 5 1 7 1, ये क्या आ गया 17.1570। अब देखो यहां से
इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 17 और मेंटिसा कितना आ गया 0.1570। अब हमसे कहता है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक अल्फा है जब उसको लॉग बेस 10 पे रखा गया है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे अल्फा प्लस 1। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 17 आया तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 17 प्लस 1 दैट मींस 18। मतलब इसको 2 into 2 into 2 50 से बार करोगे तो जो आएगा फाइनल सॉल्यूशन उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 18 आएंगे। देखो कितना इजी हो गया, कुछ नहीं करना, समझ गए। नोट कीजिए, क्वेश्चन और लेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि log 2 बेस 10 पे वैल्यू दिया गया, log 3 बेस 10 पे वैल्यू दिया गया है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 25 power 20 into 18 power 50। अब देखो जो भी नंबर दिया गया उसको पहले प्राइम नंबर्स के पावर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 के पावर 40 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 3 स्क्वायर इंटू 2 के पावर 50। ये हो गया 5 के पावर 40 इंटू 2 के पावर 50 इंटू 3 के पावर 100। यहाँ से 5 इंटू 2 मिला के तो 10 की पावर 40 कर दिया, बचा क्या 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 100। अब हमने क्या किया इस पे लॉग अप्लाई कर दिया बेस 10 पे। तो यहां से सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं 40 प्लस 10 log 2 प्लस 100 log 3 बेस 2। ये हो गया 40 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.010 प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 47.71, 40 प्लस 47 इसको पहले ऐड कर लिया 0 2 7 पॉइंट 50 90 90.720। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 90, मेंसा क्या आ गया 0.720। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा 90 प्लस 1 दैट मींस 91 डिजिट्स। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पे रिलेटेड आएंगे, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। कहता है इफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, अब क्या बात हो गई कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो फ्रैक्शन में है, मतलब 1 से छोटा है। तो इफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन हैज कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला वो माइनस अल्फा आ गया जब उसको लॉग बेस 10 पे रखा गया। देन नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, वो कितने आएंगे वो बताने के लिए वो कितने आएंगे अल्फा माइनस 1 जीरोज आएंगे। जैसे मान लिया हमारे पास दिया हुआ है कि log x टू द बेस 10, इसकी वैल्यू मान लिया दिया गया -8.32, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है तो वो सारे बच्चे बोलेंगे -8 कैरेक्टरिस्टिक है सर 0.32 मेंटिसा है, गलत जवाब। जब भी नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं -9 प्लस 1 में से माइनस कर दीजिए 8 6 0.6, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये मेंटिसा होगी। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गया अल्फा की वैल्यू मिल गई 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट
and first significant digit will be alpha minus 1, that means 9 minus 1 मतलब 8। इसका मतलब उसके सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बीच में कितने जीरोस आएंगे? 8 जीरोस आएंगे। अब ये कंफ्यूज मत होइए सर अल्फा की वैल्यू यहाँ -9 आएगी। हमने बोला अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा मतलब -9, तो उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? अल्फा माइनस 1, अल्फा की जगह 9 है ना कि -9 है, याद रखिएगा। तो अल्फा माइनस 1 9 1 मतलब 8 डिजिट्स जीरोस होंगे। नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन कहता है कि x की वैल्यू दिया गया है 12 की पावर -25 इंटू 3 की पावर -7 और log 2 log 3 की वैल्यू गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखिए हम इसको log बेस 10 पे ले लेते हैं। log 10x इज इक्वल टू 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 के पावर -25 इंटू 3 टू दी पावर -7, ठीक है। अब लॉग अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 2 टू दी पावर -50, तो हो जाएगा log 10 2 टू दी पावर -50 और 3 के पावर -25 और 3 के पावर -27, तो 3 के पावर -32 प्लस log 10 3 के पावर -32, ठीक है। अब देखिए ये हो गया -50, log 2 की वैल्यू दी गई है 0.30 -32 इंटू log 3 की वैल्यू दी गई है 0.48। इसको सॉल्व किया तो आप करिएगा, इसकी वैल्यू आएगी -15.0 माइनस इसकी वैल्यू आएगी -15.36, ठीक है। ये हो गया -13.36। अब यहाँ पे नहीं कह देंगे, इसको पहले निगेटिव है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे? मेंटिसा को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा -31 प्लस 0.46। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू 31, तो नंबर ऑफ जीरोस अल्फा -1 दैट मींस 30 जीरोस होंगे उसमें, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। लॉग टेबल देखना सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लिया हमें log 234.590 बेस 10 इसकी वैल्यू बतानी है और log 0.000003258 log बेस 10 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले हम सबसे पहला हमारा काम बेटा ये होता है कि जिस किसी का भी log निकालना हो, आपका सबसे पहले काम ये होगा कि डेसिमल को यहां से उठा के यहां कर दो। मीन्स एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा होना चाहिए, डेसिमल से पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। पहला काम हमारा ये करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है। तो अब इसको करते हैं log, इसको लिख लिया 2.34590 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा, यहाँ से एडिशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 10 स्क्वायर प्लस log 10 2.34590। अब देखो ये तो वैल्यू हो गई 2 प्लस अब देखो जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 प्लेस डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जब भी आएगी 1 से छोटी आएगी, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा और ये इसकी मेंटिसा हो जाएगी।
अब बात करते हैं इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो लॉग टेबल है मेरे पास लेकिन बहुत छोटा है, देखिएगा बता रहा हूं। आपको क्या करना है, लॉग टेबल जो आपको देख पाएंगे बस 4 डिजिट तक, 4 डिजिट का यूज हम लोग को होता है, 4 डिजिट का। देखिए इसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें देखिए एक ये है जिसमें 2 डिजिट होता है, ये 2 डिजिट होता है, फिर 1 डिजिट हमें 0 से लेकर 9 तक, 1 डिजिट यहाँ के लिए यहाँ से देखते हैं, और ये जो डिजिट है ये मीन डिफरेंस का 1 डिजिट यहाँ से, तो मतलब 2 डिजिट यहाँ से, 1 डिजिट यहाँ से, 1 डिजिट यहाँ से, तो मतलब हम लोग 4 डिजिट तक का लॉग में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, डिजिट तो हमारे पास ढेर सारे हैं, 23 4 5 0, हमने इसको क्या कर लिया कि राउंड ऑफ करके यहाँ 6 कर दिया, ठीक ठीक है। अब देखो, अब हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट 2 डिजिट हम लोग फर्स्ट कॉलम से देखेंगे। अब यहाँ पे भूल जाओ डेसिमल, उसमें कुछ भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि डेसिमल में कुछ लगा हो। अब सीधे देखो 23 4 6, देखो अब हम क्या करेंगे, 23 का 20, अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट कॉलम में 23 कहाँ है, 23 यहां जैसे मिल गया हमको, ठीक है। अब 23 का ऊपर से 4th कॉलम में चलेंगे, 4 जहां लिखा हुआ है, 23 के 4 में चला तो यहां वैल्यू लिखी गई है 3874, ठीक है, तो वो वैल्यू हमने लिख लिया। एक मिनट, 23 का हाँ 3692, 23 का 4 में देखा तो 3692, ये वैल्यू मिल गई हमको, तो हमारे 3 डिजिट खत्म हो गए। अब हम उसी रो में 23 के 4 के आगे मीन डिफरेंस में चलेंगे 6 के नीचे देखा उसके सामने क्या लिखा हुआ है, 23 के 4 के आगे 6 में लिखा हुआ है 11, तो 11 क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 3 10 7 3, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, बस डेसिमल यहां प्लेस कर देंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2.3703, ये हमारे उस लॉग की वैल्यू मिल गई। मीन्स सबसे पहला काम होगा कि हम डेसिमल को 1 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद अब इसके 4 डिजिट पकड़ लेंगे, अब डेसिमल को भूल जाएंगे, 23 का 4 और अगला वाला उसके मीन डिफरेंस में देखा, 23 का 4 में वैल्यू देख के वो वैल्यू लिख लिया, और फिर मीन डिफरेंस में जो 6 के आगे था वो वैल्यू लिखा और उसको ऐड कर दिया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक में जोड़ दिया, जो वैल्यू आ गई हमारी फाइनल लॉग की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं यहाँ, देखो यहाँ भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं हम लोग, log 10 इसको भी 3.2581 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर -6, ठीक है। फिर यहां से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा -8 प्लस log 10 3.258, 1 को छोड़ दिया क्योंकि 4 डिजिट तक का हम यूज है हमारे पास। अब देखो ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब यहाँ से वैल्यू जो भी आएगी वो क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, वो हमारी मेंटिसा होगी। तो देखो अब यहाँ भी वैल्यू देखनी है, तो आप क्या काम करोगे, 32 का 5 में देखोगे, जैसे मैंने 32 का 5 में देखा, 32 का 5 में देखा तो वैल्यू आ गई 5119। अब 32 के उसी रो में आप मीन डिफरेंस 8 में चले जाओ, 32 के 5 में मीन डिफरेंस 8 में 11, इसका मतलब 11 इसमें ऐड करो, 0 3 1 5। अब यहाँ डेसिमल लगा दो, ये हो गया -8 प्लस 0.5130, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
हाँ लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसको जो भी देख रहे हैं लॉग निकालना है तो लॉग टेबल में देखेंगे, इन्हें एंटी लॉग टेबल में देखने लगे, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग दोनों आगे पीछे होता है हमें हर जगह। तो लॉग टेबल में हम लोग लॉग देखेंगे तो लॉग टेबल में देखेंगे, और वैसे भी आपको दिखाई देगा लॉग में क्या होता है 10, 11, 12, 13 इस तरह लिखा होता है, एंटी लॉग में पॉइंट में लिखा होता है 0.01, 0.02 इस तरीके से। ठीक है, ये समझ गए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग एंटी लॉग भी देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे मैं एंटी लॉग टेबल में देखना सिखाता हूं आपको। जैसे मान लिया log x टू द बेस 10 की वैल्यू ये दी गई, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी, ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग -17.8192, या इसी को बोला जा सकता है कि 10 टू द पावर -17.8192 की वैल्यू बताइए। ये और ये दोनों सेम चीज है, ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा, 10 के पावर -17.8192 की वैल्यू पूछ दिया तो ये आप निकालने लगे। ये क्या है एंटी लॉग ही है, मतलब एंटी लॉग किसका है, इसका एंटी लॉग निकालिए या बोलिए 10 पावर -17.8192 निकालिए, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो हमें ये निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, पहले इसको मेंटिसा को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -18 प्लस 1 में माइनस कर दीजिए 808 0.1808। ठीक है, अब यहां से मतलब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हो गई। अब ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -18 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.1808। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा। अब देखिए एंटी लॉग टेबल में मैं देखना बताता हूं कि हमेशा इसको पॉजिटिव बना लिया, हमेशा मेंटिसा को पॉजिटिव, मेंटिसा पॉजिटिव होता ही है, पहले इसको मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक को मेंटिसा के फॉर्म में लिख लिया। अब मेंटिसा बन गई हमारी, अब इसका हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। एंटी लॉग टेबल 0.18 इस तरह 10 स्टार्ट शुरू हुई होता है। अब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट यहां भी होती हैं, तो हम क्या करेंगे डेसिमल भूल जाएंगे, मतलब डेसिमल रहता ही 0.18 का जीरो में देखेंगे पहले, तो 0.18 का हमने जीरो में देखा 1514, 0.1 का जीरो में देखा 1514। अब मीन डिफरेंस 8 में देखा, 18 का जीरो में मीन डिफरेंस 8 में 3 आ गया, ऐड कर दिया 7151। अब बस एक चीज यहां होती है, जैसे वहां पे डेसिमल हम लोग कहां पुट करते थे, यहां पुट करते थे, लेकिन यहां पे डेसिमल कहां लगाएंगे 1.517, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका एंटी लॉग क्या आ गया 1.517 इंटू 10 टू द पावर -18, ये एंटी लॉग। ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कैलकुलेट 10 टू द पावर 32.7381। इसका मतलब क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ 32.7381। ठीक है, हमें मतलब यही फाइंड करना है। अब देखो 10 टू द पावर 32.7381 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 32 इंटू 10 टू द पावर 0.7381। ठीक है, अब एंटी लॉग निकालना है उसका, एंटी लॉग ऑफ 32.7381 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा
10 टू द पावर 32 है, तो बेस x पे ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 प्लस एंटी लॉग 0.7381। ठीक है, अब देखो 32 ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहां पे 0.73 का 8 में देखा, 0.73 का 8 में देखा तो आ गया 5470। मीन डिफरेंस 1 में देख लिया, 1 ऐड कर दिया 5471। अब डेसिमल कहां प्लेस करेंगे, 5 पॉइंट, तो 5.471। ठीक है, सॉरी ये 10 टू द पावर 32 होगा, 10 टू द पावर 32 यहां इनटू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 5.471 इंटू 10 टू द पावर, ये इसका क्या हो गया, एंटी लॉग आ गया। समझ आ गया, तो ये हमारा लॉग देखना और एंटी लॉग देखना मैंने आपको समझा दिया, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, तो आज हमारा ये लॉग पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमने लॉग को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान चलिए कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक में आपको लॉग के ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आप सिंप्लीफाई करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक भी करना हो तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, करिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर फोर्स करूं। आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो दूसरों को भेजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा, मैं इसे कमाने के उद्देश्य से मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटो है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मुझसे कोई लोग सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। अगला टॉपिक हमारा, अगला चैप्टर जो होगा हमारा, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये नोट करके आप इसके सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।